हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन वर्ल्ड। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ ए ब्लाइंड डेट का नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी अपने अपार्टमेंट में एक कपड़े के ज़रिए उसे लटकाया हुआ था, मतलब बैल्कनी में लटकाया हुआ था, और उसे बचाने के लिए वांग जी वहाँ पर पहुँच गया था। लेकिन वांग जी ने एक हाथ से विंग को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से बालकनी की ग्रिल को पकड़ा हुआ था। लेकिन बालकनी के ऊपर किलर वहाँ आ जाता है और किलर वांग जी हाथ को हार्म करता है, और बार बार हार्म करने से वांग जी ग्रिल से अपने हाथ को छुड़वा लेता है। इस कारण से वो दोनों एक साथ बिल्डिंग के नीचे गिरने लगते हैं। इसके आगे का हम इस पार्ट में देखेंगे। ओके, फिर तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। लेंजन और वेइंग दोनों नीचे गिर रहे थे, लेकिन वांग जी ने वेइंग का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसके कारण वो अपने पावर्स का यूज़ करता है और बिल्डिंग के अंदर ही स्टेयर के ऊपर आ जाते हैं। वेइंग जब अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो स्टेयर पर आ गया है। वेइंग बहुत डरा हुआ था, तो वो वांग जी के गले लग जाता है, कसकर हग कर लेता है वांग जी को। लेंजन के गले लगकर वेइंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, तो लेंजन भी वेइंग को ज़ोर से पकड़ लेता है, और लेंजन को यहाँ पता चल जाता है कि लेंजन को वेइंग से प्यार हो गया है। वो वेइंग की केयर करने लगा है और अपनी फीलिंग्स वेइंग के लिए धीरे धीरे जाहिर करने लगा है लेंजन। इसलिए लेंजन वेइंग को हग करके दिलासा देता है कि उसे कोई भी हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो इससे प्यार करने लगा है। वो ऐसा कहता तो नहीं है, लेकिन अपने मन में सोचता है। इतने में वहाँ शुयांग भी आ जाता है। शुयांग उन दोनों को देख लेता है। नेक्स्ट में देखते हैं कि शुयांग और लेंजन वेइंग के घर में थे। लेंजन और वेइंग दोनों ही वीडियो फुटेज देख रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि खूनी के गले पे जो निशान है वो तो सेम है, लेकिन शक्ल चेंज है, जिसका साफ मतलब है कि खूनी अपने चेहरे को बदलता है, यानी मास्क पहनता है, जिसके कारण से लेंजन टेलीपोर्ट करके खूनी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उन्होंने खूनी का रियल चेहरा नहीं देखा था। वेइंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, तो वो अपनी बालकनी में बैठकर रोने लगती है। इतने में वहाँ शुयांग आ जाता है। शुयांग उसे कंसल्ट करता है कि वो चुप हो जाए, डरने की कोई बात नहीं, वो उसके साथ है। और साथ ही शुयांग वेइंग को प्रपोज कर देता है और कहता है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, जिससे मैं तुम्हारे पूरी तरह से ख्याल रख पाऊँगा। तो ये सुनकर वेइंग बहुत शॉक रह जाता है, क्योंकि वो उसका बचपन का फ्रेंड था और उसने उसे आज प्रपोज कर दिया। और ये देखकर लेंजन भी वेइंग के पास आ जाता है, और लेंजन भी वेइंग को प्रपोज कर देता है। और वेइंग लेंजन का प्रपोजल सुनकर और भी ज़्यादा शॉक रह जाता है। नेक्स्ट डे वेइंग ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि वो किसको हाँ कहे। वेइंग उन दोनों के बारे में सोच रहा था, और यहाँ अपना डेविल भी यानी कि लेंजन वेइंग को देखकर सोच रहा होता है कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है, एक साधारण से आदमी के बीच मुझे चुनने में इतना क्या सोचना। आखिरकार मैं एक डेविल हूँ। जिसका साफ मतलब था कि फ्रेंड्स, लेंजन को शुयांग से बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। और वहाँ छुपते छुपाते मिस्टर पार्क भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब की बार वो अपने ही वेश में आते हैं, क्योंकि मिस सेन उनसे गलत ना समझ ले। मिस्टर पार्क लेंजन के लिए बहुत सारा खाना लेके आता है टिफ़िन में, लेकिन लेंजन भी समझ जाता है कि म्यान म्यान ने उसे नज़र रखने के लिए वहाँ पर भेजा है। लेकिन लेंजन मिस्टर पार्क को ये बात बताता है कि लेंजन ने वेइंग को प्रपोज कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है कि लेंजन किसी को प्रपोज कैसे कर सकता है। उसके हार्ट में तो किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक डेविल है। और जैसे ही मिस्टर पार्क को ये बात पता चलती है कि लेंजन ने तो प्रपोज वेइंग को कर दिया, लेकिन वेइंग ने अभी तक हाँ नहीं कहा है, इसलिए वो लेंजन का बार बार मजाक उड़ाता रहता है। और जैसे ही लेंजन की नज़र गेट पे पड़ती है, तो वो वहाँ से शुयांग भी हाथ में बुके लेकर वेइंग के पास चला जाता है। और शुयांग वेइंग को सॉरी बोल रहा था कि फूल के बिना ही उसे प्रपोज कर दिया। जिसके बाद वेइंग और शुयांग में दोनों के बीच अपने बचपन की बातें होने लगती है। वेइंग कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे प्रपोज कर दोगे, और शुयांग कहता है मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में प्रपोज कर दूंगा, और तुम्हारे लिए मेरे मन में फीलिंग्स कब आ जाएगी मुझे पता भी नहीं चला। तो दोनों इस बात के लिए दोनों हंसने लगते हैं। पहले माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो रखा था, लेकिन दोनों के बातचीत करने के बाद माहौल खुशनुमा सा हो जाता है। वेइंग शुयांग से कहता है कि पता ही नहीं चला कि हम बचपन में इतने ज़्यादा लड़ते थे और बड़े होकर तुम मुझे प्रपोज कर दोगे।
इस बात से दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन लैनजन उन दोनों को बाहर से देख रहा होता है और उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा जेलेसी फील करता है और कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। और मिस्टर पार्क भी ये सीन देख लेते हैं और वो लैनजन को ही और ज़्यादा छेड़ने लगते हैं। और यहाँ पर शुयांग ने वेइंग को सारी बातें कन्विंस कर दी थी कि वो उस पर प्रेशर नहीं डालेगा, वो आराम से सोचे कि उसका फैसला क्या होना चाहिए। और साथ में ये भी बोला था कि वेइंग जैसा चाहेगा वो वैसा ही करेगा। लेकिन यहाँ पर लैनजन की कुछ अलग ही हालत हो रखी थी। वो शुयांग से बहुत ज़्यादा जेलस था और गुस्सा भी था और अपने गुस्से को मिटाने के लिए बार बार कॉफ़ी पी रहा था और कॉफ़ी में बहुत सारी बर्फ़ डालकर पी रहा था ताकि वो उन दोनों की बातों को इग्नोर कर सके। लेकिन लैनजन ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो वेइंग से प्यार जो करने लगा था। तभी लैनजन के पास बैठा एक लड़का जिसका नाम सोंग है, वो उसे 100 टिप्स ऑफ लव की एक बुक देता है क्योंकि वो भी जान गया था यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, यानी कि यह साफ दिख रहा था कि यहाँ लव का मैटर है। और वांग जी को भी वो बुक बहुत अच्छी लगी थी। वो पढ़ते हुए बाहर आ जाता है और वहाँ पर शुयांग उसे मिल जाता है। फिर शुयांग लैनजन को कहता है कि जब तुम ऑलरेडी एक बार वेइंग को रिजेक्ट कर चुके हो तो उस दिन तो फिर तुम उसे प्रपोज करके कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जबकि तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते और मैं वेइंग को बचपन से चाहता हूँ। लैनजन उससे बीच में ही रोककर कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं भी वेइंग को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन मुझे शादी से डर लगता है और इसलिए मैंने उस दिन उसे ना बोला था। लेकिन इस वक्त वेइंग की सेफ्टी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बात बोलकर लैनजन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन रूहान को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है जो कि एक इवेंट में होता है और अपनी प्रेसिडेंट की स्पीच दे रहा होता है, जहाँ पर एकदम एटीट्यूड वाले स्टाइल में वेइंग एंट्री करता है और वेइंग के पीछे लैनजन भी वहाँ आता है। और उन दोनों को देखकर सब लोग शॉक में रह जाते हैं क्योंकि वेइंग ऐसी इवेंट में कभी नहीं जाता और वो पहली बार आया था। जैसे ही वेइंग वैन रूहान को धीरे से कहता है कि कल मेरी शादी है और मैं आप सबको स्पेशल इनवाइट करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये बात वहाँ सभी फैमिली के मेंबर सुन लेते हैं। वो सारे शौक में रह जाते हैं और वैन रूहान तो सोच में पड़ जाता है कि अब उसकी प्रेसिडेंट की पोजीशन जो छीनने वाली थी। ये बात बोलकर वेइंग वहाँ से जाने लगता है। वेइंग जैसे ही स्टेज से उतरता है तो वेइंग को वर्कर में किलर दिखाई देता है। वो नेक पे निशान वैसा ही था जैसा किलर के नेक पे था। ये देखकर वेइंग उसका पीछा करने लगता है तो अचानक से वेइंग स्लिप हो जाता है, लेकिन लैनजन उसे आकर पकड़ लेता है। लैनजन वेइंग को गिरने से बचा लेता है। नेक्स्ट डे हमें वेइंग की शादी का दिखाते हैं। वेइंग अपनी वेडिंग ड्रेस पहने हुए बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। लेकिन वेइंग थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है और उसे मैडम यू की याद जो आती है। वेइंग मैडम यू को इतना याद करता है कि वो उसे इमेजिन करने लगता है, जहाँ मैडम यू उसे बोलती है कि तुम्हारी शादी की ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन तुम्हें ड्रेस तो अच्छी खरीदनी चाहिए। लेकिन मुझे तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर वेइंग थोड़ा सा स्माइल करके कहता है, क्या आप अभी भी इतना ज़्यादा बोलते हैं? और ऐसे ही दोनों बातें करते करते ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और इतने में वहाँ शिन पहुँचती है। फिर वेइंग अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से वापस आ जाता है और जैसे ही वेइंग बाहर आता है वो देखता है कि वैन रूहान अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। वेइंग वैन रूहान को कहता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम सब आओगे मेरी शादी में। फिर वैन रूहान उसे कहता है कि आखिरकार हम फैमिली हैं। मॉम जिंदा होती तो वो तुम्हारी शादी के लिए ज़रूर खुश होती। लेकिन वैन रूहान की चेहरे की चमक देखकर ये लग रहा था कि उसने कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर कर रखी थी। वेइंग अपने वेडिंग प्लेस पर जाकर खड़ा हो जाता है और दूसरी साइड हम देखते हैं कि एक शानदार एंट्री लेते हुए अपना डेमन वहाँ आता है, क्योंकि लैनजन ही अपने वेइंग का ग्रूम था। वेइंग ने लैनजन को ही अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पार्टनर चुना था। लैनजन और वेइंग एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हम थोड़ा सा पास्ट में देखते हैं कि वेइंग ने लैनजन को क्यों शादी के लिए हाँ की। वेइंग और लैनजन दोनों कार में थे। लैनजन कार को ड्राइव कर रहा था तो वेइंग पीछे बैठा लैनजन को पूछता है कि तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया एक बार रिजेक्ट करने के बाद। मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर लैनजन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो वेइंग कहता है फिर बताओ
ऐसा क्या है जिससे तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज हो गया? तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। फिर लैंजन वेइंग को मिरर में देखकर कहता है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो वेइंग भी ये बात सुनकर लैंजन को देखता रहता है। लैंजन की ये बात वेइंग को बहुत भा गई थी, इसलिए वेइंग लैंजन से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए रेडी हो गया। फिर हम लैंजन और वेइंग को प्रेजेंट में देखते हैं। दोनों की वेडिंग स्टार्ट हो जाती है, सारे रिचुअल्स चल रहे होते हैं। वेइंग और लैंजन एक दूसरे से कस्में वादे कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही लैंजन सबको रोकते हुए वेइंग को धीरे से कहता है कि जिंदगी भर साथ रहने वाला वादा तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं, और ना ही ये पूरा हो सकता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी है और तुम तो एक नॉर्मल इंसान हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो ऑब्वियसली छोटी होगी। जहाँ पर वेइंग भी लैंजन को हल्की सी स्माइल देते सिचुएशन को संभाल लेता है और बोलता है कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वैसा ही होगा, तुम टेंशन मत लो। फिर लैंजन मान जाता है। फिर हम लैंजन को देखते हैं तो लैंजन बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था वेडिंग ड्रेस में। मैडम यू की बेटी स्वान की नज़रें तो लैंजन से हट ही नहीं रही थी। वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और शुयांग भी वही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा सैड होता है, लेकिन वेइंग को खुश देकर वो अपने दिल को समझा लेता है। और वेंचाओ भी वहीं था, वो एक वेइंग और लैंजन को देखकर डेविल वाली स्माइल कर रहा होता है, लेकिन वेइंग ये सब देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन वेंचाओ बहुत ही ज़्यादा साइको था, वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। मैरिज पूरी हो जाने के बाद लैंजन और वेइंग को ना चाहते हुए भी एक कपल की तरह बिहेव करना पड़ रहा था। और जैसे ही वेइंग और लैंजन दोनों बाहर जाते हैं तो बाहर मीडिया की बहुत ही लंबी भीड़ लगी हुई थी। वेइंग और लैंजन का फोटोशूट हो रहा था। वहीं पर एक मीडिया वाला कहता है कि आप दोनों कपल है तो आप दोनों किस क्यों नहीं कर रहे। तो लैंजन वेइंग को कमर से पकड़ता है और अपने पास ले आता है और फिर अपना थंब वेइंग के लिप्स पे रखता है और ऐसे किस करता है कि मीडिया वालों को लगे वो सच में किस कर रहा है। और सुयांग भी वहीं पर होता है, उन्हें ऐसे साथ में देखकर वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। वेइंग जब सुयांग को देखता है तो उसकी तरफ चला जाता है और लैंजन बहुत खुश था, तो वो मीडिया वालों को अलग अलग पोजेस दे रहा था। वो पोजेस काफ़ी अट्रैक्टिव भी थे और फनी भी थे। फिर शुयांग और वेइंग दोनों बातें करते हैं। शुयांग कहता है कि लगता है मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था। तो वेइंग कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छे हो और इसीलिए तो तुम मेरी फैमिली हो, तुम एक परफेक्ट पर्सन हो। ये सुनकर शुयांग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। फिर शुयांग लैंजन की ओर देखकर बोलता है, भले ही वो सबके साथ रूड है, लेकिन तुम्हारे साथ वो बहुत ही अच्छा है और तुम्हें पसंद भी करता है। लेकिन लैंजन ये देखता है तो वो शुयांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि लैंजन को शुयांग से जेलसी होती है। फिर लैंजन अपना फोटोशूट छोड़कर वेइंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर शुयांग को जानबूझकर चलाने के लिए वेइंग से कहता है कि चलो बेबी, अब हमें घर चलना चाहिए। फिर वेइंग वहाँ से चला जाता है तो लैंजन शुयांग को कहता है कि अब वो मेरा पार्टनर है तो तुम उसे घूरना बंद करो। और वहाँ पर म्यानमार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। म्यानमार सारा सामान तोड़ फोड़ रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, क्योंकि लैंजन ने वेइंग से शादी जो कर ली थी। फिर मिस्टर पार्क भी वहाँ पहुँच जाते हैं तो म्यानमार को समझाते हुए कहते हैं कि मिस्टर लैंजन ने अपने पावर्स वापस लेने के लिए शादी की है, तुम अपने दिल पे मत लो प्लीज़, तुम शांत हो जाओ। फिर म्यानमार कहती है कि शादी तो आखिर शादी ही होती है ना। ऐसा बोलकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि खूनी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो इस बार भी वेइंग को नहीं मार पाया था और इस बार उसका निशाना लैंजन होगा। और किलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। किलर अपने टेबल से चाकू उठाता है और लैंजन की फ़ोटो पर मार देता है। वेइंग के फ्लैट पहुंचते ही वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ देखकर लैंजन तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर किलर वापस आ गया है, इसलिए घर का सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। और फिर वेइंग कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं कुछ दिनों से ज़्यादा ही बिजी था तो अपने घर की सफाई नहीं कर पाया, इसलिए ऐसा सामान बिखरा हुआ है। फिर ये बोलकर वेइंग सोफे पर जाकर सो जाता है। फिर लैंजन कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर लैंजन वेइंग का हाथ पकड़ता है और अपने सुपर नेचुरल पावर से सारा बिखरा हुआ सामान ठीक कर देता है। वेइंग अपने घर की सफाई होते हुए वो देख रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि बैठे बैठे ही उसके घर की सफाई हो रही है। घर की सारी सफाई हो जाने के बाद वेइंग कहता है कि मुझे एक और काम करना है, क्या तुम अपनी पावर से करोगे प्लीज़? अब तो तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ तुम्हारी पावर से।
तो लेजेंड कहता है कि बेझिझक बताओ तुम्हारा काम क्या है। फिर वेइंग कहता है कि चलो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, हम टेलीपोर्ट करेंगे। फिर लेजेंड और वेइंग एक बड़े से डस्टबिन के आगे आगे खड़े हो जाते हैं। वेइंग अपना फेवरेट ड्रेस ढूंढ रहा था उस क्लॉथ वाले डस्टबिन में। तो लेजेंड कहता है कि अगर तुम्हारा इतना फेवरेट ड्रेस था तो तुमने फेंका क्यों। तो वेइंग कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। फिर लेजेंड और वेइंग वापस घर आ जाते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि शुयांग को लेजेंड पर शक हो रहा था। उसके पास सुपर नेचुरल पावर है और लेजेंड आया कहाँ से है, वो सारी छानबीन करने के लिए वो अपने लैपी पे लग जाता है। फिर शुयांग किसी को कॉल करता है और कहता है कि मैं सनवॉन फाउंडेशन के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। फिर हम वेइंग को देखते हैं। वेइंग वेंचाओ के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसे वेंचाओ का बिहेव अजीब लग रहा था और अपनी वेडिंग में भी वेंचाओ को उसने स्माइल करते हुए देखा था, लेकिन वो बहुत ही इविल स्माइल दे रहा था। तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। फिर वेइंग अपने आप से कहता है क्या वेंचाओ तुम ही कल्प्रिट हो। फिर वेइंग बाहर आता है तो वो देखता है कि लेजेंड भी शावर लेकर बाहर आ रहा होता है। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर काफ़ी ऑकवर्ड फील करते हैं और दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है वो लव कपल की तरह कैसे बिहेव करे। तो वेइंग कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो लेजेंड कहता है कि मैंने ऐसे तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वेइंग कहता है हाँ मैंने भी तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। तो लेजेंड कहता है क्या तुम सोने जा रहे हो। तो वेइंग कहता है हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए। तो लेजेंड कहता है हाँ काफ़ी टाइम हो गया है, तुम्हें सो जाना चाहिए। वो दोनों अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी ढंग से नींद नहीं आ रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें लेजेंड की पास्ट लाइफ में दिखाया जाता है कि लेजेंड जब इंसान होता है वो एक आदमी उसे इशुन कहकर पुकार रहा होता है, मतलब कि उसका नाम इशुन होता है और वो इशुन को कहता है कि तुम्हारा ट्यूटर आने वाला है और तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन लेजेंड उसकी बात नहीं सुनता। वो एक लड़के से मिलने के लिए जाता है, लेकिन हमें उस लड़के का फेस नहीं दिखाया जाता और वहीं रियलिटी में हम देखते हैं कि लेजेंड उठ जाता है, मतलब कि वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था। तभी लेजेंड को बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो बाहर आता है और कहता है कि सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है। अब तभी वो देखता है कि वेइंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो लेजेंड कहता है कि तुमने ये क्या हालत बनाई हुई है। तो वेइंग कहता है कि कल रात मुझे अच्छी से नींद नहीं आ रही थी, वैसे क्या मैं प्रीटी लग रहा हूँ। फिर लेजेंड कहता है कि ऐसे लग रहे हैं जैसे कि रात किसी से लड़ाई करके आए हो। फिर वेइंग उसे खाने के लिए पूछता है। फिर लेजेंड कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉफ़ी पीनी है। फिर वेइंग कहता है कि इस टाइम हमारे पास कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस टाइम कॉफ़ी लेके आएँ। फिर लेजेंड कहता है ऐसा क्यों, आज तो छुट्टी है ना। तो वेइंग कहता है कि हाँ छुट्टी है, लेकिन आज हम कल्प्रिट को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। तो लेजेंड कहता है कि मैं कल शादी करके मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। फिर वेइंग कहता है मेरे पास टाइम नहीं होता, तो हमें आज ही जाना पड़ेगा। तो लेजेंड कहता है कि हम उसे ढूंढेंगे कैसे, हमें तो उसका फेस भी नहीं पता। तो वेइंग कहता है कि लेकिन मुझे वेंचा और वैन रोहान के ऊपर शक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन चाओ एक गेम में होता है, लेकिन गेम में वो एक लड़के को मारने वाला था। उधर कोच आकर उसे छुड़वा लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे थे, तुमने तो लगभग इसे मार ही दिया था। फिर हम वेइंग को देखते हैं जो कि खूनी को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो लेजेंड वेइंग को देखकर कहता है कि तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है। तो वेइंग कहता है कि हमें अपना फेस तो छुपाना ही पड़ेगा ना। तो लेजेंड कहता है लेकिन इससे तुम्हारा फेस छुप नहीं रहा, बल्कि तुम तो और भी ज़्यादा पॉइंट आउट हो रहे हो। यह सुनकर वेइंग अपना स्कार्फ निकालता है और वो लेजेंड की तरफ अपना हाथ करता है। तो लेजेंड अपनी पावर से उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर वैन चाओ गेम खेल रहा होता है। वेइंग और लेजेंड दोनों वॉशरूम में पहुंच जाते हैं और वहीं पर वैन चाओ भी होता है। वैन चाओ मिरर में देखकर कहता है कि मैंने उसे मार भी डाला तो क्या हो गया। फिर वैन चाओ वहाँ से चला जाता है और लेजेंड और वेइंग उसका पीछा करने लगते हैं और वैन चाओ एक जगह पर आता है जहाँ पर वो लॉकर को देख रहा होता है और लेजेंड भी पावर उसी जगह पर पहुँच जाते हैं और वो एक फ़ोटो बूथ के अंदर होते हैं। तो वेइंग लेजेंड को कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वैन चाओ को शक हो जाता है कि उसके पीछे कोई है, तो वो उसे देखने के लिए वो थोड़ा आगे बढ़ता है। वैन चाओ की पाँव की आवाज़ सुनकर वेइंग और लेजेंड कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो लेजेंड अपनी पावर का यूज़ करने लगता है, लेकिन उसकी पावर काम नहीं करती है।
ये देखकर वेइंग काफ़ी घबरा जाता है और तभी लेंजन को याद आता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि उन दोनों को एक दूसरे के गोल्स अचीव करने के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा। और इसी बात को सोचकर लेंजन वेइंग को किस कर देता है और वेइंग भी लेंजन के किस को एक्सेप्ट कर लेता है। वेंचाओ फोटो बूथ की ओर आगे बढ़ता है और वो एक पर्दा हटाता है तो वो देखता है कि एक कपल्स एक दूसरे को किस कर रहे हैं और उन दोनों का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। तो वेंचाओ वो पर्दा नीचे कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद लेंजन पीछे होता है तो वेइंग भी काफ़ी चौंक जाता है। तो दोनों काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। तो लेंजन कहता है कि मैंने तो बस हम दोनों का फेस छुपाने के लिए तुम्हें किस कर रहा था। तो वेइंग भी कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी आइडिया इतना बुरा भी नहीं था। और साथ ही दोनों की किस करते हुए वहाँ फ़ोटो भी क्लिक हो जाती है। फिर लेंजन और वेइंग दोनों बाहर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर वेंचाओ नहीं था। फिर वेइंग लॉकर चेक करने के लिए लॉकर के पास जाता है, लेकिन लेंजन वहाँ पर अपनी और वेइंग की फ़ोटोज़ निकाल लेता है और वो वहाँ कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वेंचाओ हमारी दोनों की फ़ोटो देख ले। लेकिन लेंजन की स्माइल से साफ पता चल रहा होता है कि वो वेइंग को काफ़ी पसंद करने लगा है। फिर वो लॉकर में देखते हैं तो उनमें कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर लेंजन अपनी पावर का वापस से यूज़ करके देखता है तो तब उसकी पावर्स काम करने लगती है। तो लेंजन कहता है कि पहले मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही थी। और फिर वो दोनों वेंचाओ के घर के बाहर होते हैं और उन्होंने वेंचाओ के ऊपर नज़र रखी हुई होती है और उस पर नज़र रखते हुए वेइंग और लेंजन दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तो लेंजन वेइंग को कहता है कि क्या हमें अंदर चलना चाहिए। तो वेइंग कहता है कि नहीं, यह काफ़ी रिस्की हो सकता है। फिर वेंचाओ अपने घर के अंदर आ जाता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम अपने साइकेट्रिस्ट से मिल रहे हो। तो वेंचाओ कहता है कि मुझे साइकेट्रिस्ट से मिलने की क्या ज़रूरत, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। तो वो कहती है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पापा मुझसे पूछ रहे थे, मैंने तो कह दिया कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वेंचाओ कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा और अब आपको मेरे लिए साइकेट्री की अपॉइंटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। फिर हम लेंजन और वेइंग को देखते हैं। लेंजन अपनी पावर्स को चार्ज करने के लिए कोशिश कर रहा था तो वेइंग उससे अपना हाथ छुड़वाकर कहता है कि ये कब तक चलेगा, मेरा तो सर दर्द करने लगा। तो लेंजन कहता है कि रीज़न तो तुम ही हो ना, सारी प्रॉब्लम तुम ही से शुरू होती है। फिर लेंजन कहता है कि आज से पहले मेरा टैटू ऐसे किसी की कलाई पे ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। फिर वेइंग कहता है कि क्या तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो। फिर लेंजन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि रीज़न तुम हो और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस चीज़ को काफ़ी एंजॉय कर रहे हो। फिर वेइंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन ये भी तो हो सकता है तुम इसे एंजॉय कर रहे हो। तो लेंजन चुप हो जाता है। फिर हम सुयांग को देखते हैं जो कि लेंजन के शवल फाउंडेशन की कुछ पिक्स देख रहा होता है और तभी वो एक 1997 के इवेंट की पिक देखता है और उसे लेंजन दिखाई देता है। तो वो सोचने लगता है कि आखिर 1997 में लेंजन इस एज का कैसे हो सकता है। फिर हम सेक्रेटरी शिन को पार्क को देखते हैं जो कि वेइंग के घर आए हुए होते हैं, लेकिन शिन और पार्क एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो उनके वहाँ पर बहस हो जाती है। उसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं और पार्क भी लेंजन का सामान लेकर आया हुआ था, लेकिन वो सामान इतना ज़्यादा होता है कि वेइंग का घर लेंजन के सामान से ही भर जाता है। तो वेइंग कहता है कि ये सब कुछ क्या है। तो लेंजन कहता है कि बस ये मेरी थोड़ी सी कलेक्शन है जिसकी मुझे ज़रूरत है। शिन कहती है कि क्या यह थोड़ी सी है, और तभी वहाँ पर पार्क और भी सामान लेकर आ जाता है और कहता है कि अब मैं इसे कहाँ रखूँ। तो लेंजन कहता है कि अब कोई रूम नहीं बचा तो तुम इसे वेइंग के रूम में रख दो। तो यह सुनकर वेइंग गुस्सा हो जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाकर लेंजन को कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर लेंजन कहता है हमें इस वक्त बात करनी ज़रूरी है। तो वेइंग उसका हाथ पकड़ता है और रूम में ले जाता है। फिर वेइंग लेंजन को कहता है कि तुमने मेरे घर को क्या समझ रखा है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम मेरे साथ अपार्टमेंट में शेयर कर रहे हो, तो इतना सारा सामान यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। तो लेंजन कहता है कि मुझे उनकी ज़रूरत है। फिर वेइंग कहता है इनमें से जो सामान ज़रूरी नहीं है उसे वापस भेज दो। तो लेंजन कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये सारा सामान मेरे लिए ज़रूरी है और यह सामान इतना ज़्यादा नहीं है बल्कि तुम्हारा घर ही छोटा है, तुमसे किसने कहा था कि तुम इतने छोटे घर में रहो। फिर वेइंग गुस्से में कहता है कि मेरा घर छोटा नहीं है, तुम्हारा सामान ही बहुत ज़्यादा है।
फिर वेइंग कहता है कि अब मुझे बताओ कि तुम इस सामान को यहाँ से बाहर निकालोगे कि नहीं। फिर लैंजन मना कर देता है। तो वेइंग कहता है कि अब तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, और वो लैंजन को सामान के साथ घर से बाहर निकाल देता है। लैंजन कहता है कि कम से कम मुझे कॉफ़ी तो दे दो। तो वेइंग उसे कॉफ़ी देता है और घर का गेट बंद कर लेता है। लैंजन को इस हालत में देखकर मिस्टर पार्क कहता है कि अब सच में लग रहा है कि तुम्हारी शादी हुई है। तो लैंजन कहता है कि क्या शादी इस तरह से होती है? पार्क कहता है हाँ बिल्कुल। और वहीं पर वेइंग ये कह रहा होता है कि वो इतना सारा सामान लेकर मेरे घर में कैसे आ सकता है, और शिन भी यही बात कह रही होती है कि अब लग रहा है कि आपकी शादी हुई है। फिर वेइंग कहता है कि तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम्हें शादी का एक्सपीरियंस हो। तो मिस सिन कहती है कि हाँ बिल्कुल, 5 साल पहले मैंने भी शादी की थी, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को बताया नहीं। यह सुनकर वेइंग काफ़ी चौंक जाता है। फिर हम लैंजन और पार्क को देखते हैं, और वो लैंजन का सारा सामान गाड़ी में डाल रहे होते हैं। यह देखकर लैंजन कहता है कि गाड़ी में तो मेरा सामान आ गया, आखिर उसके घर में क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका घर ही छोटा है। तो पार्क कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि वेइंग कहीं तो सही है। फिर लैंजन मिस्टर पार्क को चुप करवा देता है। फिर मिस्टर पार्क लैंजन से कहता है कि मियानमैन को पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली गई है, और ना ही वो मेरा फ़ोन उठा रही है, और ना ही वो रिहर्सल के लिए आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपको उससे बात करनी चाहिए। फिर लैंजन कहता है कि मैं उससे बात नहीं करूँगा, अगर वो नहीं आ रही है तो कुछ टाइम के लिए उसकी रिहर्सल कैंसिल कर दो। और फिर मिस्टर पार्क वहाँ से चला जाता है। तभी लैंजन के पास वेइंग का कॉल आता है। तो लैंजन उसे कहता है कि तुम कौन हो? तो वेइंग कहता है कि अच्छा, अब तुम मुझे भूल भी गए हो। मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में जा रहे हो? तो लैंजन उसका फ़ोन कट कर देता है। फिर पीछे से कहता है कि तुमने ही तो मुझे घर से निकाला है। और वहीं वेइंग देखता है कि लैंजन अपना एक बॉक्स घर ही छोड़ गया था। तो उस बॉक्स को ओपन करके देखता है तो सारे ट्रेडिशनल सामान उसमें होते हैं। उसे देखकर वेइंग कहता है कि आखिर ये सामान का लैंजन क्या करता होगा। तभी उसके पास शुयांग का कॉल आता है, और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने चाहता हूँ। वहीं हम लैंजन को देखते हैं कि वेइंग के घर के बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होता है। वो कह रहा होता है कि क्या सच में वेइंग मुझे कॉल करने वाला नहीं है? ठीक है, मैं भी उससे कॉल नहीं करूँगा। फिर शुयांग वेइंग से मिलता है और उसे कहता है कि क्या सच में लैंजन ऑफिशियली तुम्हारे घर में रहने के लिए आ गया है? फिर वेइंग कहता है ये बस इसलिए है ताकि हमारी मैरिज को लेकर कोई भी रूमर्स नहीं फैले। और फिर शुयांग उससे पूछता है कि क्या उससे शादी करने से पहले तुमने लैंजन के बारे में सब कुछ चेक किया था? तो वेइंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, उसके बैकग्राउंड और एजुकेशन के बारे में? तो शुयांग उसे कुछ फ़ोटो दिखाता है, तो जो कि 1997 की होती है, और कहता है कि देखो इसमें लैंजन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वेइंग वो फ़ोटो देखकर स्माइल करता है और कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है लैंजन का ग्रैंडफादर हो, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। फिर शुयांग कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? तो वेइंग कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन तुम खुद ही सोचो ना, लैंजन यहाँ पर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि उसकी फैमिली की जीन की ऊपर बात है, और वो अपने ग्रैंडफादर की तरह दिखता है। फिर शुयांग वहाँ से चला जाता है। वेइंग भी लैंजन की सारी सच्चाई छुपाना चाहता था, तो शुयांग को कुछ नहीं बोलता। फिर शुयांग बाहर आता है तो लैंजन को देखता है, और वो कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो लैंजन मना कर देता है, फिर वो कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मेरी और वेइंग की क्या बात हुई? इस बात पर लैंजन मान जाता है, और वो दोनों एक बार में आते हैं। तो शुयांग उससे कहता है कि वैसे तुम कौन हो, मुझे तुम इंसान तो नहीं लगते। यह सुनकर लैंजन काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर शुयांग कहता है कि क्या तुम एक वैम्पायर हो? तो लैंजन कहता है कि आखिर तुम मुझे एक खून चूसने वाले मच्छर वैम्पायर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? क्या तुम्हें मैं कोई वैम्पायर दिखता हूँ? मैं इंसान हूँ। तो शुयांग कहता है कि मेरी नज़रें तुम्हारे ऊपर हैं। अगर मुझे कभी पता चल गया कि तुम वेइंग को नुकसान पहुंचाने वाले हो, तो मैं चुपचाप बैठकर ये सब कुछ नहीं देखूंगा। लैंजन कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे परेशान कर सकते हो, तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ये बोलकर लैंजन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्यान बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है। वो एक रोड पर चल रही होती है। वो चलते चलते नीचे गिर जाती है, क्योंकि म्यान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि लैंजन ने वेइंग के साथ शादी कर ली। म्यान लैंजन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी।
वहाँ पर कुछ गुंडे भी आ जाते हैं म्यान म्यान को परेशान करने के लिए, लेकिन म्यान म्यान नशे में होती है, वो कुछ नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।